हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, एंड जो नेट की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट की पॉइंट से, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, बिकॉज जो हमारे चैप्टर का नाम है वो ही क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके क्या गोल्स और क्या अचीवमेंट थी, है ना। तो प्लान्स क्या होते हैं, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या टर्म है, पहले हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। एंड गाइस वेट अ सेकंड, जो ये हमारे 5 ईयर प्लान्स है, ये हमारे अभी जो प्लानिंग कमीशन थी हमारी, वो प्लानिंग कमीशन हमारी एबॉलिश हो गई। फैब 2015 में नीति आयोग आया। नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि प्लानिंग कमीशन को किस आयोग ने रिप्लेस किया, विच आयोग रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन, एंड आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको अपने माइंड में रखना है कि नीति आयोग। एंड सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस डेट को नीति आयोग हमारा एग्जिस्टेंस में आया, या किस डेट को नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग refers to a system under which a central authority like planning commission in India after independence sets a set of targets and specifies a set of programs, policies to achieve those targets within the specified period of time। अभी इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिल रही है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, जो प्लानिंग कमीशन है, सेंट्रल अथॉरिटी, वे टारगेट सेट करती है हमारे इंडिया के लिए। एंड उस टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई गई कि हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में उन टारगेट्स को अचीव कर पाए। ओके, अब गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पूरा डेफिनेशन दिया गया है इकोनॉमिक प्लानिंग का, इसमें आपको 3 से 4 वर्ड्स लर्न करने हैं जिससे आपको पूरी डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी। सबसे पहले सेट किया टारगेट, सेट ऑफ टारगेट्स, देन स्पेसिफाई किए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ की वर्ड्स है जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो प्रिंसिपल फोकस है प्लानिंग कमीशन का, जो प्रिंसिपल फोकस था वो था कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से रैशनली मैनेज किया जाए, यानी बहुत तरीके से केयरफुली हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करें, किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो। जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, उसका इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, एंड साथ ही साथ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ जीडीपी में भी ग्रोथ हो। अगर हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी तो हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, आप ये डेफिनेशन लर्न करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग कमीशन ने डेफिनेशन दी है ये, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। की वर्ड क्या है आप जब हर चीज़ में अपने काम की बात को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे कि इसमें मेरे लिए काम की बात क्या है, तो आप इसका मतलब बहुत तरीके से एक सही डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये देखना है कि मेरे काम की चीज़ क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पर काम की चीज़ क्या दिख रही है डेफिनेशन में, कि कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। एंड जो रिसोर्सेज है उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ है, यानी हमारी इंडिया प्रायोरिटी सेट करेगी कि फर्स्ट चीज़ ऐसी कौन सी है जिसमें हमें 100% अचीवमेंट लेकर आनी है, 100% टारगेट अचीव करना है, देन सेकंड, देन थर्ड। यानी कंपनी जो हमारी इंडिया है वो क्या है, नेशन प्रायोरिटीज सेट करेगा, एंड उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। क्लियर गाइज? ओके, आगे हम बात करते हैं। इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है
वो तब रियलिटी बनी जब हमने प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप किया। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर सेटअप किया गया प्लानिंग कमीशन? प्रोफेसर महालनोबिस। ओके, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। एंड प्लानिंग कमीशन जब हमने सेटअप किया तभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे इंडिया के लिए कर पाए। अब यहाँ पर आ गया ना वही बात कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो चीज़ नोट करनी है कि प्लानिंग कमीशन हमारी अब एबॉलिश हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? बिकॉज फैब 2015 में नीति आयोग ने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और जो रोल था हमारे नीति आयोग का, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे एक्सिलरेट हो, यानी जो जीडीपी ग्रोथ है हमारे इंडिया की वो एक्सिलरेट हो, स्पीड से बढ़े। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। गाइस 3 तरह की हमारी लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारी 3rd लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप क्या करते हैं, इसको हम ना इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि जो हमारे भारत का संविधान था, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी कंकरेंट लिस्ट के 7th शेड्यूल में इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग हमारा एग्जिस्ट करता है। उस लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। क्लियर? अब यहाँ पर एक अलग से आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग आपको इस तरह का कुछ दिख रहा है। देखिए, इन इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर्स एरियाज ऑफ एक्टिविटी। आप एरिया को स्फीयर्स भी कह सकते हैं। ओके, यानी क्या कहा गया है कि प्लानिंग में सिर्फ हम सोसाइटी को नहीं लेते, हम हमारी इकोनॉमी को भी लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर्स। अभी मैंने कहा कि हम सिर्फ सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करते, हम इकोनॉमी को भी इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी, कोई एग्रीकल्चर से क्या करते हैं आप उस जो भी आपने क्रॉप हार्वेस्ट की है उसको सेल जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है? रिवेन्यू मिलता है। इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन से हम उस गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाते हैं, यानी हम उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। ट्रेड, सेलिंग, परचेजिंग, है ना, बाइंग सेलिंग, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। और उसी से हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या है? इकोनॉमिक स्फीयर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इन सभी एरियाज की प्लानिंग की जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग में। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये किसके एग्जाम्पल है? ये सोशल स्फीयर के एग्जाम्पल है। यहाँ भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक स्फीयर में क्या चीज़ें आती है, सोशल स्फीयर में क्या चीज़ें आती हैं। प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ ग्रोथ, यानी वो प्लानिंग जो सोशल प्लस इकोनॉमिक दोनों ही एरियाज में जब प्लानिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को सीपी लिख रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज इक्वल टू सोशल स्फीयर में जब प्लानिंग हो रही है प्लस जब इकोनॉमिक एरियाज में प्लानिंग हो रही है। इन दोनों की प्लानिंग जब होती है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ओके, अब हमारे इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जो लेस डेवलप्ड है। स्टेगनेंट का मतलब क्या है? लेस डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी। हमारी इंडिया पर ब्रिटिशों ने क्या किया? राज किया, अपनी रूलिंग करी एंड पूरे तरीके से हमारे इंडिया के हर एक सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, है ना, उससे मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया था। इट वॉज बैकवर्ड एज अ लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो बिकॉज एग्रीकल्चर प्लस हमारी इंडस्ट्रीज को इतने बुरे तरीके से एक्सप्लोर किया गया था कि हमारा जो इंडिया था वो पिछड़ता चला गया, बैकवर्ड होता चला गया, आउटपुट की टर्म्स में भी एंड प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में भी। एंड इट वाज स्टैग्नेंट एंड जीडीपी ग्रोथ वाज टार्डी। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में भी गिवन है एक्सट्रीमली लो। टार्डी भी आपको एक वर्ड देखने को मिल सकता है जिसका सिनोनिम क्या है कि बहुत ही लो। ठीक है, यानी हमारी इकोनॉमी इतनी स्टैग्नेंट हो गई थी, जीडीपी इतनी कम चली गई थी हमारी उस टाइम में। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी left to the market forces of demand and supply
टू ट्रेस इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी इतनी हद तक लो चली जाती है तो हम हमारी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जैसे हम क्या कहते हैं कि प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई जो है हमारी मार्केट में, उसके मैकेनिज्म पर हमारी पूरी प्राइसिंग डिपेंड करती है प्रोडक्ट्स की, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जीडीपी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है, हमारी इतनी टार्डी है, देन इन दैट केस हम हमारी इकोनॉमी को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एंड वहाँ से हम हमारी इकोनॉमी की क्या ग्रोथ हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जीडीपी को की ग्रोथ को बढ़ाए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट को पुश करें, हम लोगों को एंकरेज करें कि वे इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। और यही सब चीज़ें ही इकोनॉमिक प्लानिंग में हम करते हैं। दैट्स वाई हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों को किस तरीके से एंकरेज करें कि वे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर आए, एंड ऑल सच थिंग्स। ओके गाइज, आगे आता है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब यहाँ पर आपको प्लानिंग की देखा जाए दो तरह से टाइप देखने को मिली, ठीक है। पहली टाइप है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, कि जिसमें हम सोशल स्फीयर्स को भी लेकर प्लान करते हैं, प्लस हम इकोनॉमिक एरियाज को ध्यान में रखकर भी प्लानिंग करते हैं। जब हम दोनों एरियाज को ध्यान में रखकर प्लानिंग करेंगे वो हमारी होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब आता है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग वो सिस्टम होता है in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system does not go wayward from the state of equilibrium। यानी यहाँ पर जो हमारा सारा फोकस होता है वो हमारा मार्केट सप्लाई और डिमांड पर होता है, कि जो जैसे देखिए गाइस, आपने पढ़ा भी होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से ये हमारा डी है एंड ये हमारा सप्लाई है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं, प्राइसेस सेट करते हैं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है हमारा, सप्लाई और डिमांड जब मीट करती है तो वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हम डायरेक्टिव प्लानिंग में देखते हैं। इन सच अ प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इस प्लानिंग के अंदर स्टेट का कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये सिर्फ एक इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर with regard to a set of do's and don'ts so that national interest does not suffer while individual gains are allowed to be maximized। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसमें जस्ट हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही डायरेक्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ही गाइड करते हैं कि क्या करे, क्या डूज मतलब क्या करे एंड क्या ना करे, जिससे कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट, अगर हम पूरी इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे पूरी इंडिया के अकॉर्डिंग जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सफ़र ना करे एंड इंडिविजुअल भी अपना गेन को मैक्सिमाइज कर पाए। डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। डायरेक्टिव प्लानिंग हम कौन सी इकोनॉमी में करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि डायरेक्टिव प्लानिंग को हम किस इकोनॉमी में करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टिव प्लानिंग को हम सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही परस्यू कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। परस्यू को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं फॉलो। ओके ओके, हम नेक्स्ट मूव करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है प्लानिंग के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हम कहाँ पर परस्यू करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी डायरेक्टिव प्लानिंग को सिर्फ हम एक ही इकोनॉमी में फॉलो करते हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है। ये पूरे प्राइवेट हैंड्स में होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती। बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में फॉलो करते हैं एज वेल एज मिक्स इकोनॉमी में भी फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम प्रिवेल है। ओके, यहाँ पर पब्लिक कंपनीज भी होती है, प्राइवेट कंपनीज भी होती है जो मिलकर काम करती है। वाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड एज अंडर कैपिटलिज्म। हम कैपिटलिज्म के अंदर इंडिविजुअल गेन्स को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। सोशल गेन या कलेक्टिव गेन हम किस में करते हैं, स्टेट के अंदर करते हैं, सोशलिज्म के अंदर। ओके गाइज,
आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। देखिए ये सारा बिल्कुल इजी है, इसमें आपको सिर्फ मेन की पॉइंट्स आपको समझने हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल, मतलब उसका खुद इंडिविजुअल ओनर होता है। इंडिविजुअल बिल्कुल फ्री होता है, अपने डिसीजंस वे खुद ले सकता है ये, और उसके सारे के सारे डिसीजन जो रहेंगे वे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर रहेंगे। इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता। इसमें ओनरशिप प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट नहीं होती। वे अपने प्रोडक्शन जो भी जिस भी मीडियम से प्रोडक्शन कर रहा है उसको किसी भी मैनर में यूज़ कर सकता है जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सरकार की किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं होगी इस चीज़ में। जो रोल है गवर्नमेंट का बिल्कुल लिमिटेड होता है, कन्फाइंड होता है। सिर्फ इतना होता है कि कंपनी के जो जो हमारी कंट्री के जो लॉज है, ठीक है, वो ब्रेक ना हो, यानी कोई भी काम इलीगल ना हो, सारी चीज़ें लॉ में चले, ऑर्डर में चले, ठीक है। हमारी कंट्री का जो डिफेंस है उसके अकॉर्डिंग हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट इतना ही देखती है कि कोई कानून तो नहीं तोड़ा, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, दैट्स इट। अगर वे काम लॉ के अंडर रहकर कर रहा है, सारा काम वे लीगल कर रहा है, तो सरकार किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगी। आगे हम बात करते हैं मेरिट। मेरिट जो है, देखिए जो प्रिंसिपल मेरिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, वो क्या है? ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, यानी हम अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। एंड अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगा एक ओनर या एक प्रोड्यूसर, तो जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है कि सोसाइटी के वेलफेयर को नज़रअंदाज कर देती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था इकोनॉमिक्स के अंदर, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने एक ये पॉइंट पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर उसका एक लिंक बन गया, ध्यान से समझना कैसे लिंक बना है, ठीक है। देखिए इसमें हमने बात करी फॉर होम टू प्रोड्यूस में कि दो सेक्टर है, एक है सेक्टर रिच और एक है पुअर। अगर प्रोड्यूसर रिच सेक्टर के लिए प्रोडक्शन करेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि ये ज़्यादा प्राइसेस पे करेंगे प्रोड्यूसर को, और अगर ये ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। सो सिंपल, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर पुअर सेक्टर के लिए जो है गुड्स बना रहा है, तो सीधी सी बात है वे जो गुड्स होंगे वे कम रेट का बनाएगा कि हर एक पर्सन उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। इक्वालिटी इंक्रीज होगी, लेकिन प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स कम होंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या की गई है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, कि सिर्फ वही गुड्स बनाएगा प्रोड्यूसर जिससे उसको हाई प्रॉफिट्स मिले, जिससे उसको हाई प्रॉफिट्स मिले। यानी ये सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई नहीं देखेगा, पुअर सेक्शन को क्या पता इग्नोर कर दे और सिर्फ वही गुड्स बनाएगा जिसपे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस मिले। ओके गाइज, आगे ना, प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच और पुअर पीपल। अगर वे पुअर पीपल के लिए गुड्स ही बनाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो डेप्रीवेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। ग्रोथ तो होगी, जीडीपी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रिच सेक्शन तो बढ़ता जा रहा है, पुअर सेक्शन कम होता, यानी पुअर सेक्शन, और कहने का मतलब मेरा ये है गाइज यहाँ पे कि सोशल जस्टिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो रिच सेक्शन है वो तो अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे, तो जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता जाएगा, तो सोशल जस्टिस नहीं होगा। लेकिन ग्रोथ तो होगी जीडीपी की, लेकिन सोशल जस्टिस, तो ये चीज़ सही नहीं है। ग्रोथ हो लेकिन सोशल जस्टिस के साथ हो, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, नॉट विदाउट सोशल जस्टिस। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं पॉइंट। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, सरकार लेती है। और जब भी किसी भी चीज़ में जब भी गवर्नमेंट आ जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का सीधा मकसद, सीधा एम यही होता है कि हमें सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। वेरी वेरी सिंपल। जो प्रोडक्शन है इसमें मीन्स जो ऑफ प्रोडक्शन वे है कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी या फिर पूरी होल, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो मीन्स है प्रोडक्शन के वे इसी तरीके से यूज़ करने हैं कि उनका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। सरकार का सीधा पार्टिसिपेशन होता है, सीधा इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पर सिर्फ लॉ ऑर्डर तक की लिमिटेड नहीं है, डिफेंस तक की लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर चीज़ में गवर्नमेंट की पूरी जो उनकी परमिशन है वे लेनी पड़ती है, उनका पूरा डिसीजन चलता है, ठीक है। मेरिट क्या है? सबसे बड़ी मेरिट ये है कि इसमें इक्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। ग्रोथ प्रोसेस हमारा सोशल जस्टिस के साथ होता है, यानी ग्रोथ तो होती ही होती है, लेकिन
पुअर पीपल के साथ भी सोशल जस्टिस पूरा होता है। जो प्रिंसिपल डीमेरिट है, अब यहाँ पर गाइज जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगा तो सरकार कहेगी कि आप पुअर लोगों के लिए गुड्स बनाओ रिजनेबल रेट्स पे, जिससे कि उनको वे अफोर्ड कर पाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो और इक्वालिटी आए रिच और पुअर के बीच में। तो ग्रोथ तो होगी होगी, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ होगी। डीमेरिट क्या है? जो प्रिंसिपल डीमेरिट है इसकी, जीडीपी ग्रोथ तो होगी लेकिन वो स्लो होगी एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, प्रोडक्शन तो होगी लेकिन मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ें किस पर मूव करेगी, किस प्रिंसिपल पर मूव करेगी? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है? तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी है, पब्लिक एंटरप्राइज दोनों मिलकर काम कर रही है, जहाँ पर प्राइवेट की प्राइवेट काम करती है, जहाँ पर लगता है कि पब्लिक को कि हाँ प्राइवेट ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है लेबर्स को, तो फिर सरकार अपनी दखल अंदाजी करेगी और उसको एक्सप्लॉइटेशन से बचाएगी। तो यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ गई फीचर्स में, मेरिट्स में, डीमेरिट में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया। तो गाइस आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही करा रही हूँ आपको। ठीक है, अभी आपका होमवर्क ये है, अब आपको ये पता करना है कि हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी कंट्रीज आती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज में कौन सी कंट्री आती है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पर प्रिवेल है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमारे इंडिया में तो प्रिवेल है ही है, बट आपको इसके अलावा भी और चीज़ें सर्च करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, जैसे आप इसको कंप्लीट करें तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।